नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है पीएफआई से जुड़ी हुई। दरअसल महाराष्ट्र एटीएस ने बड़ा खुलासा किया है पीएफआई के खिलाफ और कहा है कि पीएफआई ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी जो नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी खुलासा किया कि आरएसएस और बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं पीएफआई के रडार पर थे, उनके पास पूरी डिटेल्स मौजूद थी पीएफआई की टीमों के पास कि कौन सा लीडर जो है कहाँ रहता है, क्या करता है, यानी कि पूरा एक एक जो तथ्य है वो उनके पास था, एड्रेस था, सारी चीजें उनके पास थी। और इसी के साथ ही जो आरएसएस के द्वारा दशहरे का प्रोग्राम किया जाता था उसके बारे में भी डिटेल्स पीएफआई के पास थी और इसको लेकर के कुछ बड़ा साजिश करने का प्लान था पीएफआई का। आपको बता दें कि एनआईए और ईडी के द्वारा लगातार 14 राज्यों में छापेमारी की गई थी और इसके तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो कि पीएफआई से जुड़े हुए थे। इसी के साथ ही तमाम तरीके के ट्रांजैक्शंस के भी मामले सामने आए थे कि कैसे हवाला के जरिए जो देश विदेश से पैसे इकट्ठे किए गए थे। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि जो जांच एजेंसियां हैं उनको कहीं ना कहीं पहले से ही संदेह था पीएफआई को लेकर के कि ये देश विरोधी गतिविधियों में जुड़ा हुआ संगठन है। इसी के साथ ही आपको बता दें जहांगीरपुरी, करौली समेत कई जगहों पर हिंसा की खबरें भी आई थी। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में भी तमाम ऐसे हिंसात्मक घटनाएं हुई थी जिसका लिंक कहीं ना कहीं पीएफआई से जुड़ता हुआ नजर आया था, जिसके बाद तमाम डिटेल्स लिंक हाथ लगने के बाद एनआईए ने ये छापेमारी की थी। और एनआईए ने भी तब ये खुलासा किया था और कहा था कि बीजेपी और जो आरएसएस के लीडर हैं उनके तमाम लीडर्स पीएफआई के रडार पर हैं और उनको लेकर के उनके एड्रेस का मैप, उनका नाम, डिटेल, एक एक चीज जो है पीएफआई के पास थी। और इसी तरीके का खुलासा अब महाराष्ट्र एटीएस ने किया है और कहा है कि नागपुर का जो मुख्यालय है आरएसएस का उसको नुकसान पहुंचाने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। इसी के साथ ही दशहरा प्रोग्राम को लेकर के जो आरएसएस प्लानिंग करता है उसको भी नुकसान पहुंचाने के लिए डिटेल्स हासिल की गई है। यानी कि एक और खुलासा पीएफआई को लेकर के एटीएस के द्वारा किया गया है। बता दें कि एनआईए की ओर से हाल ही में उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत 11 राज्यों में कई जगहों पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इस दौरान जांच एजेंसियों ने कई बातों का खुलासा किया। इस बीच पीएफआई को लेकर एक और बड़ी बात सामने आई है। बता दें महाराष्ट्र एटीएस के सूत्रों के अनुसार पीएफआई के रडार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस और बीजेपी के कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं, वो उनके रडार पर हैं। साथ ही इनके निशाने पर नागपुर का संघ मुख्यालय भी था। वहीं सूत्रों के अनुसार पीएफआई आरएसएस और बीजेपी नेताओं पर हमला करना चाहता था। इस संगठन के सदस्यों ने आरएसएस की दशहरा के दिन होने वाली पंथ संचालन की जानकारी भी जुटाई। आपको बता दें कि एनआईए छापे में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए थे। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी कई गिरफ्तारियां हुई थी। वहीं राजधानी दिल्ली में भी 3 लोग गिरफ्तार किए गए थे। साथ ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ से भी पीएफआई के सदस्य की गिरफ्तारी हुई थी। राजस्थान के जयपुर में भी एनआईए के छापेमारी की थी। मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन से भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इसी के साथ ही बता दें कि छापेमारी की कार्रवाई से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी भी व्यक्त की थी। बता दें पीएफआई ने छापेमारी के खिलाफ केरल में केरल बंद भी बुलाया था। इस बंद के दौरान केरल के कुछ शहरों में हिंसक घटनाएं भी देखने को मिली थी। पीएफआई समर्थकों की ओर से कई जगह बस और कारों में तोड़फोड़ की घटनाएं भी देखी गई थी। वहीं तमिलनाडु में बीजेपी ऑफिस में जाकर भी हमला करने का आरोप लगा है। इसी के साथ ही आरएसएस के एक मुख्यालय पर भी पेट्रोल बम फेंकने की घटना का खुलासा हुआ था। इसी के साथ ही पुणे में भी देखने को मिला था कि कैसे जो पीएफआई के समर्थन में रैली कर रहे थे 70 से ज्यादा लोगों पर उन पे केस दर्ज हुआ। इसी के साथ ही उन्हें डिटेन भी किया गया पुलिस के द्वारा, क्योंकि वो वहां पर जमा होकर के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए थे, देश के विरुद्ध नारे लगाते हुए नजर आए थे, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की थी और उनको डिटेन किया था। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि पीएफआई पर जब एनआईए और ईडी ने कार्रवाई
कार्रवाई की थी तो राजनीति भी गर्म हो गई थी और कई नेताओं ने तो पीएफआई का बकायदा समर्थन भी किया था। आपको बता दें कि शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेताओं ने तो यहां तक कह दिया था कि पीएफआई सिर्फ एक संगठन है जो कि मुसलमानों के हित में काम करती है, लेकिन इसको परेशान किया जा रहा है, बार बार इस पर छापेमारी की जा रही है, बेवजह इन पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं और मुसलमानों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस के नेता ने भी यही कहा था समर्थन जताते हुए कि पीएफआई पर जो कार्रवाई हो रही है उसी तरीके की कार्रवाई हिंदू संगठनों आरएसएस वीएचपी पर भी होना चाहिए। बता दें कि वहीं आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ताओं ने इस कार्रवाई को जायज ठहराया था और कहा था कि एनआईए के पास तमाम पुख्ता सबूत थे, उनके पास लिंक थे, जिसकी वजह से उन्होंने पीएफआई के खिलाफ छापेमारी की गई और ये जो कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल ठीक हो रही है क्योंकि उनके पास सबूत है और ये कार्रवाई तो बहुत पहले ही हो जानी चाहिए। आपको बता दें कि स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी पर लगे बैन के बाद सामने आए पीएफआई ने खुद को एक संगठन के रूप में पेश किया है। पीएफआई के कार्यकर्ताओं के अनुसार यह संगठन अल्पसंख्यकों, दलितों और हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों के लिए लड़ता है। हालांकि पीएफआई ने खुद कभी चुनाव नहीं लड़ा है। यह संगठन अपने सदस्यों का रिकॉर्ड नहीं रखता। यही वजह है कि इससे जुड़े लोगों को गिरफ्तार करना जांच एजेंसियों के लिए कठिन हो जाता है। आपको बता दें कि साल 2017 में हादिया केस के मद्देनजर एनआईए ने दावा किया था कि पीएफआई ने इस्लाम में धर्मांतरण करवाने का काम किया है। हालांकि 2018 में जांच एजेंसी ने इस बात को मान लिया था कि धर्मांतरण के लिए कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी। एनआईए ने मई 2019 में पीएफआई के कई कार्यालयों पर छापेमारी की। एजेंसी को ऐसा शक था कि ईस्टर बम धमाकों के मास्टरमाइंड के लिंक पीएफआई से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि किस तरीके से शुक्रवार की नमाज के बाद जो तमाम हिंसक घटनाएं हो रही थी, पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही थी, अभी हाल ही में जहांगीरपुरी में चीजें देखने को मिली थी, दिल्ली के कई हिस्सों में चीजें देखने को मिली थी और उत्तर प्रदेश में भी बड़ी तादाद में ये चीजें देखने को मिली थी, जिसके बाद वहां पर हिंसा भी भड़की थी और वहां पे जो हिंसा भड़काने का काम किया था उसका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो पीएफआई से जुड़ा था। इसी के साथ ही तमाम जगहों पर जो इस तरीके से देश विरोधी गतिविधियां हो रही थी उसके भी लिंकअप्स कहीं ना कहीं पीएफआई से जुड़ते हुए नजर आए थे, जिसके बाद एनआईए ने यह कार्रवाई की और एनआईए ने सिर्फ अकेले ये कार्रवाई नहीं की बल्कि ईडी भी इसके साथ थी और इसी के साथ ही ईडी जहां पैसों के मामले में जांच कर रही थी, ट्रांजैक्शंस के मामलों में जांच कर रही थी, तब ईडी को ये सबूत भी हाथ लगे कि कैसे 100 करोड़ से भी ज्यादा के ट्रांजैक्शंस हुए हैं पीएफआई के अकाउंट्स में और ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शंस हुए हैं जिनका कोई सोर्स ही नहीं है, यानी कि इनकम कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, किसने ये इनकम पीएफआई संगठन को दिए हैं, इस बात का भी सबूत नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से इन ट्रांजैक्शंस को भी लेकर के सवाल उठते हुए दिखाई दिए थे। फिलहाल जिस तरीके से ये एनआईए के बाद महाराष्ट्र एटीएस ने खुलासा किया है कि किस तरीके से आरएसएस और बीजेपी के तमाम लीडर्स पीएफआई के रडार पर थे, इसी के साथ ही दशहरा में होने वाले प्रोग्राम को भी लेकर के काफी डिटेल्स पीएफआई के पास थी और नागपुर के आरएसएस मुख्यालय को भी किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की पूरी तरीके से प्लानिंग कर ली गई थी, इसके खिलाफ साजिश भी रची गई थी, लेकिन महाराष्ट्र एटीएस ने इसका खुलासा कर दिया है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।